Hello dear students, good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Last time we started a new unit, that is coordination compounds, and we have studied that coordination compounds are formed by the ligands and the central metal ions. तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट होता है। फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था, स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टडी किया था लीजेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, और लीजेंड जो फिर उसमें डेंसिटी के बेस पर, नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बेस पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है, उसके बेस पर हमने बोला था कि मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, उसके बाद पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, इस टाइप से हमने डेंसिटी को पढ़ा था। चिलेटिंग लीजेंड्स क्या होते हैं, जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिल करके 5 या 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। और ये भी पढ़ा था कि चिलेटिंग लीजेंड्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अदर लीजेंड्स। तो उसी सीरीज में आगे कुछ और टर्म है जो हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज, यहाँ से शुरू करना चाहिए था, पर यहाँ से शुरू करेंगे पहले, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अगर आपने 11th क्लास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है तो एक जो मॉलिक्यूल के अंदर वन एटम जो उसको सेंट्रल एटम माना जाता है, और अदर एटम जो उसको अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो उसको हम सराउंडिंग एटम बोलते हैं। ऐसे ही जिस टाइम पर सेंट्रल मेटल आयन है उसके सराउंडिंग में लीजेंड्स उसको अप्रोच करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट बन जाती है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। दैट स्पेशियल 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है उसे बोलेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लीजेंड्स एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में लीजेंड्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो उस टाइम पर जो अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट जो बनती है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उस ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोला गया है। हमने पढ़ा हुआ कि वेरियस टाइप्स की जो है ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ये सारी ज्योमेट्री जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल अगर बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज दैट ए सेंट्रल मेटल एटम कैरीज, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम चार्ज कैरी करता है, एज कैलकुलेटेड बाय, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको, बाय असाइनिंग एप्रोप्रिएट चार्जेस टू लीजेंड्स। एंड जो सेंट्रल मेटल एटम जो चार्ज कैरी करता है, और उसको कब कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीजेंड्स को सुटेबल चार्ज दे करके, असाइन करने का मतलब गिवन, असाइनिंग या गिविंग, उनको लीजेंड्स को चार्ज दे करके, एंड इक्वेटिंग द सम ऑफ चार्जेस ऑन द सेंट्रल एटम एंड लीजेंड्स इक्वल टू चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या है कि लीजेंड्स को अप्रोप्रिएट चार्ज, यानी कि लीजेंड्स जो होते हैं पार्टिकुलर चार्ज के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज लीजेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल लीजेंड्स भी होते हैं। तो मेनली हम न्यूट्रल लीजेंड्स और नेगेटिवली चार्ज लीजेंड्स की बात करते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है, NO2 माइनस है, इनके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। सल्फेट, कार्बोनेट 2 माइनस चार्ज होता है, फॉस्फेट 3 माइनस चार्ज होता है। तो लीजेंड्स के ऊपर प्रॉपर जो एप्रोप्रिएट चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करके, उसका यूज करके, और साथ में सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका जो चार्ज है, उन दोनों का चार्ज जो जोड़ करके टोटल चार्ज जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसको हम किसके बराबर रखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्फीयर ब्रैकेट है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर रख करके तब हम सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज को कैलकुलेट करते हैं।
तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं 2-4 प्रॉब्लम आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस सी। फर्स्ट जो है एग्जांपल ले रहे हैं इस कंपाउंड का, ध्यान से देखना, इनकी नेमिंग बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पहले आपको इसे रिलेटेड बेसिक टर्म्स का पता चल जाए। तो देखो आपको पता सल्फेट आयन SO4 आयन होता है। अब ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में पीछे की साइड या आगे की साइड कोई भी एलिमेंट लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे कोई जो एलिमेंट लिखा होगा उसको तो बोलते हैं कैटायन, वो आगे होता कैटायन होगा, अगर वो पीछे लिखा है तो वो एनायन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर SO4 सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, इसके ऊपर 2- चार्ज है। तो जब इसके ऊपर 2- है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज होगा, 2+ होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये कैसा लिखा हुआ था, न्यूट्रल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, CuNH3 4 और यहाँ पे क्या होगा +2 और यहाँ पे क्या होगा SO4 तो ये आपको सोल्व करके वैसे दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में आपको माइंड में सोचना होता है। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जैसे ये जो इसके जैसा है, इसमें यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसमें काउंटर आयन आगे की तरफ है, इसमें काउंटर आयन पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ है नेगेटिव चार्ज का है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर उसके इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। तो सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है तो इसका इक्वल और अपोजिट कितना होगा, +2 चार्ज होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, यानी कि इसके ऊपर क्या चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें लीजेंड्स के चार्ज का पता होना चाहिए। NH3 जो है अमीन, ये न्यूट्रल लीजेंड है, 0 चार्ज का लीजेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो क्या लिखा जाएगा, जिस भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन का चार्ज कैलकुलेट करना है उसको x मान लेंगे, x प्लस नंबर ऑफ लीजेंड्स कितने हैं 4 और एक लीजेंड का चार्ज कितना है 0। इट इज इक्वल टू, इक्वेट किसके बराबर करना है, चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से +2 आ गई। इट मीन्स जो इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, +2 चार्ज है। और चार्ज को हम इसमें रोमन लेटर से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड यहाँ पर देखेंगे FeCN6 4-। यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को x मान लेंगे, प्लस नंबर ऑफ लीजेंड्स कितने हैं 6 इंटू एक Cn के ऊपर Cn- होता है साइनाइड आयन, -1 चार्ज होता है। और इट इज इक्वल टू, इक्वेट किसके बराबर करना है, चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ से x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू +2। यहाँ पर भी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर +2 चार्ज आ गया है। क्लियर है, कोई डाउट प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो कई बार क्या होता है कि हम माइंड में अज्यूम कर लेते हैं, अपने आप से ही प्री अजम्पशन कर लेते हैं, नहीं ये तो चीज़ मेरे समझ में नहीं आएगी या ये तो मुझे समझना ही नहीं है। तो उस केस में आप कितना मर्जी जोर लगा लें, आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप मेंटली जो है यहाँ से अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, यहाँ से पॉजिटिव लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक आपको जो है कोई भी चीज़ आसान नहीं लगेगी। और आपको पता है कि जब हम माइंड में एक बार ठान लेते हैं कि ये चीज़ करना है तो अपने आप सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती है, अपने आप सब कुछ समझ में आने लग जाता है। सो देखो थर्ड जो है इसमें क्या देखेंगे, K3FeC2O4 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लीजेंड्स के ऊपर जो चार्ज है इसकी टेबल आपको सेंड कर दी जाएगी, आप उनको चार्ज को जब इनका नेमिंग भी पढ़ेंगे तो नेमिंग का रूल्स आज पढ़ लेंगे और नेमिंग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा हो तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो अभी जो है बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे और फिर जो आप रूल्स को पढ़ लेंगे कि हाउ टू राइट द
नेम ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, तो वो आज पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी बार काउंटर आयन आगे की तरफ है, ये क्या होगा, आपको पता है पोटेशियम के प्लस होता है, एक प्लस चार्ज होता है, तो 3 पोटेशियम है, तो यहाँ पे +3 चार्ज हो गया। जब इस पे +3 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज -3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे कर लो या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से करके दिखाना, ध्यान से देखना। अब इस केस में हमें इसका +3 पता चल गया है, तो इसका क्या होगा, -3 हो गया। तो अब हम इसको लेकर के चलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को x मानेंगे, प्लस लीजेंड्स कितने हैं 3, एक ये है ऑक्जेलेट आयन है C2O4 माइनस ऑक्जेलेट आयन है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है -2, और इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है -3। तो यहाँ से क्या होगा, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, x इज इक्वल टू +3। तो इट मीन्स चार्ज प्रेजेंट ऑन आयरन इन दिस कंपाउंड इज +3। तो देखो एक तरीका तो ये है, काउंटर आयन का जो चार्ज है उसको हमने उसका इक्वल और अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिखा, फिर इसको इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज ना लिखे, सारे को एक साथ लेकर चलें, तब कैसे कर सकते हैं, देखो तब भी आंसर 3 आएगा। तो डायरेक्ट जो है इसको लिखने के बजाय डायरेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं। देखो 3 है, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, प्लस यहाँ पे x इसको मानेंगे, और इंटू एक्स के बाद प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 बराबर किसके, आपके पास 0 के बराबर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज 0 मानेंगे, अभी चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो 3 + x -6 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल x इज इक्वल टू +6 - 3, x इज इक्वल टू +3। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लिख के उसके तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट NiCO4 की बात करें, इसको मैनुअली कर लेंगे। x + 4 इंटू CO न्यूट्रल होता है, ओवरऑल भी न्यूट्रल है, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर निकल जो है 0 चार्ज में है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। आ गया समझ में, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज कैरीड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरीड बाय सेंट्रल मेटल आयन एंड द लीजेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर जो चार्ज है प्लस लीजेंड्स के द्वारा जो चार्ज टोटल चार्ज है उनका जो सम होता है वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ लीजेंड, जब जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही टाइप का लीजेंड होगा उसे होमोलैक्टिक बोलते हैं, और जिसमें डिफरेंट टाइप के लीजेंड्स हो हेट्रोलैक्टिक बोलते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से लिखें CuNH3 6 2+, ठीक है। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी। तो ये मान लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर एक ही टाइप का लीजेंड है NH3, तो ये क्या होगा, होमोलैक्टिक का एग्जाम्पल हो गया। हेट्रोलैक्टिक अगर बात करें CONH3 तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप के लीजेंड्स हैं, एक NH3 हो गया, एक Cl हो गया। तो ये क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप के लीजेंड से मिलकर बना है, इसलिए क्या होगा, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, एक हम बात करते हैं। नेक्स्ट है होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो,
तो उसे बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, एक जैसे हों। अगर दो या दो से ज़्यादा या डिफरेंट हमारे पास मेटल एटम हो, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्रीजिंग कंपाउंड आ जाते हैं, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बेसिक टर्म्स है उससे रिलेटेड, किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जो है फॉर्मूला राइटिंग, नेम से फॉर्मूला कैसे लिखना है उसको स्टडी करेंगे, और फॉर्मूले का नाम लिखना है वो कल स्टडी करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले का नाम लिखने के लिए हमें लीजेंड्स का चार्ज और लीजेंड्स का सिंबल वगैरह उसको पता होना चाहिए। तो आज आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, लीजेंड्स की टेबल सेंड कर देंगे, तो उसको आप स्टडी करना, उसको आप रीड करना, ताकि आपको कल का टॉपिक समझ में आ जाए। आज हम बात करते हैं कि रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंगल न्यूक्लियस हो यानी सिंगल मेटल एटम हो, उसके लिए फॉर्मूला राइटिंग कैसे करते हैं। तो रूल्स है, फर्स्ट, फॉर्मूला ऑफ कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनाइन। जैसे कि आयनिक कंपाउंड में होता है आगे कैटायन होता है पीछे एनाइन होता है, ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमारे पास आगे कैटायन सिंपल कैटायन है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकते हैं, एक कैटायनिक पार्ट वाला और एक एनायनिक पार्ट वाला। तो चाहे सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कैटायन हो, तो पहले कैटायन को लिखेंगे, उसके बाद में एनायन को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर वेदर चार्ज और नॉट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके फॉर्मूले को हमें ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, चाहे उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो। थर्ड पॉइंट, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो सिंबल मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले मेटल एटम का सिंबल लिखा जाता है, उसके बाद फिर सिंबल्स या फॉर्मूला ऑफ लीजेंड्स, फिर लीजेंड्स का सिंबल या फॉर्मूला लिखा जाता है, और उनको अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है पहले, तब जो उसको लिखना है। तो जिस लीजेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा, उसी लीजेंड का फॉर्मूला या उसका सिंबल पहले लिखना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, लीजेंड्स के ऊपर चार्ज कितना है, 1 माइनस है, 2 माइनस, 3 माइनस, ये चीज मैटर नहीं करती, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, उसके नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग जिस लीजेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले आता है उसको पहले रखेंगे मेटल के बाद, फिर इस तरीके से आगे मूव करते रहेंगे। अब जब हम इन लिस्टिंग द लीजेंड्स अल्फाबेटिकली, जब लीजेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉलीडेंटेड लीजेंड्स आर आल्सो लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पॉलीडेंटेड जिनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन है, ग्लाइसिनेट आयन है, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ईडीटी है, तो चाहे वो एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, फिर भी उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लीजेंड्स, एब्रीविएटेड लीजेंड्स का मतलब है कुछ लीजेंड्स के लिए हम एब्रीविएशन यूज करेंगे। इथाइलिन डाइअमीन होता है, उसके लिए हम फॉर्मूले में EN यूज करते हैं, ठीक है। वाटर जो है उसके लिए हम AQ यूज करते हैं, एक्वा के लिए AQ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ना ग्लाइसिनेट के लिए हम GLY यूज करेंगे, ऑक्सलेट आयन के लिए OX यूज करेंगे। तो इस तरीके से जिन भी लीजेंड्स के लिए एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, तो उस एब्रीविएशन का जो फर्स्ट लेटर है वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसी के बेस पर हमें ऑर्डर लिखना है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ लीजेंड विद स्पेशल नेम, एक्वा वाटर के लिए है, ठीक है, एक्वा वाटर के लिए है, तो PY पीरिडीन के लिए है, तो स्पेशल नेम वाले हैं उनमें भी उनका पहला लेटर कंसीडर किया जाएगा स्पेशल नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करने के लिए। फॉर्मूला जो पॉलीएटॉमिक लीजेंड्स, पॉलीएटॉमिक लीजेंड्स और पॉलीडेंटेड लीजेंड्स का मीनिंग अलग अलग है। पॉलीएटॉमिक लीजेंड्स में जैसे आपका
ऑक्सलेट आयन है C2O4 और एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, तो पॉलीएटॉमिक लीजेंड हो गया। तो पॉलीएटॉमिक लीजेंड्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, NH3 है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। Cl को नहीं लिखना है, NO2 माइनस है जैसे NO2 है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इस तरीके से जो पॉलीएटॉमिक लीजेंड्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना, पेरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं पेरेंथेसिस में रखना है, ऐसे गोल में। स्क्वायर ब्रैकेट से तो किसको दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को दिखाते हैं। मेटल एटम और लीजेंड्स जब उनको लिखेंगे तो उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, जैसे Cu NH3 4 Cl2, इस तरीके से इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि Cu यहाँ लिख दिया, NH3 इतना दूर लिखा, NH3 4 Cl2 यहाँ लिखा, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ पॉइंट में ये है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज है तो चार्ज को मेंशन करना है, अगर नहीं है तो नहीं मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा है कि जब हम कंप्लीट जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर सभी जो है उसमें कैटायन और एनायन, अगर काउंटर आयन कैटायन है तो आगे लिखा जाएगा, काउंटर आयन एनायन है तो पीछे लिखा जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इस तरीके से हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, फॉर्मूले को राइट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। और इससे पहले भी हम बोल चुके हैं, अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम जो चला जाता है बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको जो चीज़ समझ में नहीं आती आगे बार बार वो तंग करती रहती है। तो आपको जो है जैसी प्रॉब्लम आती है आप उसको तुरंत सोल्व कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, बार बार इनको देखें, प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को जो है पेरेंट्स का नाम होगा और स्कूल का नाम होगा। तो ये आपके लिए बहुत जो है अभी जो टाइम आपको मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आपको, ताकि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम पहले भी आपको दे चुके हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया होगा, या जिन्होंने एडमिशन ही कंफर्म नहीं कराया होगा, या जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई है, तो अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर दें। CBSE की तरफ से गाइडलाइंस है 31 अगस्त से पहले आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा उस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप प्रिंसिपल सर से ऑफिस में मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।